जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नोआ के बर्थडे गिफ्ट कैरेज में आ रहे होते हैं और ये गिफ्ट एक हफ्ते तक लगातार आते रहेंगे क्योंकि वो एक प्रिंस है। साथ ही साथ ये गिफ्ट दूर दूर से आ रहे हैं और उनको आने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। पर नोआ एक मैंसन में चला गया था जहाँ पर उसकी मुलाकात हेनरी और एक नए पर्सन से होती है और वो यहाँ एक आर्मी की डिमांड करता है ताकि वो उन्हें जंग में ले जा सके। लेकिन इस बंदे के इरादे ठीक नहीं थे क्योंकि ये बंदा उन आर्मी के फंड्स अपने पास रखना चाहता है जो सिर्फ आर्मी के लिए होते हैं। यहाँ तक कि उसने ये कई बार किया है पर इस बार वो नोआ की वजह से फंस जाता है। लेकिन नोआ उसको आर्मी देने के लिए तैयार हो चुका था पर इसके पीछे एक रीजन है। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर हमने देखा था कि कुछ बदमाश प्रिंस गिलबर्ट का नाम इस्तेमाल करके स्लेव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। साथ ही साथ ये लोग सच कह रहे थे पर नोआ अपने लोगों के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें झूठा साबित करके पकड़ लेता है। और हमें जानने को मिला था कि गिलबर्ट ने उन बंदों को मरवा दिया और रीजन ये पता है कि उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद नोआ उन बच्चों से मिलने के लिए चला जाता है जहाँ पर उसने उनको आजाद कर दिया था, लेकिन उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए नोआ उन बच्चों को अपने ही मैंसन में काम पर रख लेता है। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि एम्परर उसके कारनामों की वजह से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने नोआ को मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत मिनिस्टर ऑफ जजमेंट का सीन दिखाते हुए होती है जहाँ पर नोआ का कैरेज पहुंच जाता है। कैरेज पहुंचने के साथ नोआ अपने कैरेज में से बाहर की तरफ आया जहाँ पर काफी सारे सर्वेंट उसके सामने झुकते हुए कह रहे थे हम आपके आने का ही इंतजार कर रहे थे वाइस प्रिंस। फिर हम मिनिस्टर ऑफ जजमेंट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर नोआ अपनी सीट पर जाकर बैठ चुका था। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आते के साथ बताना शुरू करता है आपसे मिलना सच में सम्मान की बात है, मैं विनी ओसी वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हूँ। ये बात सुनकर वान अपने मन में कहता कि मेरा नंबर 2 है ना, और वह यंग है, मुझे यकीन है कि वह अभी भी और आगे बढ़ सकता है। फिर वो उससे कहता कि मेरा क्या काम है मुझे समझाओ। साथ ही साथ एक मोटी मोटी आउटलाइन ही काफी होगी, जिस पर विनी बताना शुरू करता है बिल्कुल आपके पास 2 काम है। पहला है एम्पायर के सभी कोर्ट हाउस का कोऑर्डिनेशन, यहाँ तक कि हमारे मिनिस्ट्री कैपिटल में होने वाली कई केस भी देखती है और 6 साल पहले हुए रेबिलियन की तरह यह आम बात है कि मिनिस्ट्री या खुद एम्परर भी उन लोगों को सजा देते हैं जो रेबिलियन जैसे सीरियस क्राइम करते हैं। जो सब जानने के बाद नोआ पूछा तो दूसरे शब्दों में मिनिस्ट्री एक आम कोर्ट हाउस के तौर पर भी काम करता है, जिस पर वो बंदा पूरी तरह से एग्री था। अब ये सुनकर नोआ कहने लगा क्या तुम केस भी हैंडल करते हो। नोआ की ऐसी बातों को सुनकर विनी काफी ज्यादा घबराते हुए कहा ये तो केस पर डिपेंड करता है। अब ये सुनकर नोआ का कहना है और तुमको रिश्वत के तौर पर कितनी रकम मिलती है। अब ये सुनकर वो और भी ज्यादा घबराते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी इस बात पर नोआ बताता कि मैं तुम्हें गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ असली कहानी जानना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस कमरे से निकलूंगा मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे सच बता दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विनी कहता है कि मुझे भी इतनी ही उम्मीद थी और मैं पर्सनली ज्यादा रिश्वत नहीं लेता, शायद हर साल कुछ दौरान। साथ ही साथ मेरा एक रूल है, आप देखिए मुझे नीचे वाले कम से कम 10 गुना ज्यादा देते हैं। अब ये सुनकर नोआ उसके रूल के बारे में पूछता है, जिस पर विनी बताता कि मैं मर्डर के मामलों में रिश्वत नहीं लेता क्योंकि ये काफी आसानी से सामने आ जाता है। अगर आरोप लगाने वाला मुझसे नाराज है तो मैं बदला लेने का टारगेट बन सकता हूँ और इसी वजह से ऐसा नुकसान हो सकता है कि मेरी उसमें जान भी जा सकती है, इसलिए मैं सिर्फ ऐसी केसेस में रिश्वत लेता हूँ जो आसानी से किसी भी तरफ जा सकते हैं। जो सब जानने के बाद वान एक पर्चे में कुछ लिखने के साथ उसको थमा देता है। अब ये देखकर उसकी आंखें फटी के फटे रह जाती हैं, जबकि वान बताता कि मान लो तुम एक साल में 500 लोगे तो मैं तुम्हें 5000 दूंगा, यानी उसका 10 गुना। इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ तुम रिश्वत नहीं लोगे। मैं एम्परर की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा करने में मेरी मदद करो। इस पे विनी बताने लगा था मैं समझ सकता हूँ कि एम्परर ने आपको 6 साल की एज में वाइस का टाइटल क्यों दिया और आपको मिनिस्ट्री प्रिंस ऑफ जस्टिस क्यों बनाया, और मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है और मैं रिश्वत लेना बंद कर दूंगा, इसलिए प्लीज मुझे भी योर हाइनेस के लिए काम करने दो। जो सुनकर नोआ अपने मन में कहता है मुझे गलत इरादों पर शक होना चाहिए, लेकिन फिर वो अपने स्टैट्स को देखने के साथ बोला कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ विनी। अब ये सुनकर विनी काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर इसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ आता है जहाँ पर नोआ के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और इस पार्टी को अटेंड करने के लिए केवल 2 लोग थे, पहला है नोआ और दूसरा है ऑस्कर। तभी नोआ उससे कहता है मेरे लिए शानदार सेलिब्रेशन का इंतजाम करने के लिए शुक्रिया भाई ऑस्कर। इस बात पर ऑस्कर कह रहा था खैर मैं भी इससे काफी खुश हूँ, हमारे भाई हेनरी के बाद तुम एम्परर के 50 साल के राज में दूसरे मिनिस्टर प्रिंस हो और जैसा भी लगे मैं तुमको काफी पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमको बधाइयाँ देता हूँ। पर ऑस्कर उसके चेहरे को देखकर पूछता है लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे। उसकी इस बात पर नोआ बताता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एम्परर ने मुझे मिनिस्टर प्रिंस क्यों अपॉइंट किया होगा। उसकी इस बात पर ऑस्कर कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो तुमको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तभी नोआ अपने मन में कहा मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता, हेनरी के मामलों में उसके पास बगावत को दबाने का सही कारण था और मेरे पास उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है, शायद इसलिए यह नतीजा निकालना नेचुरल है कि एम्परर मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। फिर वो उससे कहता है कि भाई तुमको पता
बताता है कि एक समय पर एम्पायर लगभग खत्म हो गया था। उसकी इस बात पर ऑस्कर पूरी तरह से एग्री था और इसके आगे की बात हमें एक वॉइस ओवर से पता चलती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एम्पायर का सिस्टम था कि रूल करने के लिए क्राउन प्रिंस को सेलेक्ट किया जाता था, क्योंकि एम्परर का वारिस जन्म से ही तय हो जाता है। इसलिए जो प्रिंस क्राउन प्रिंस नहीं थे वे अपनी जिंदगी बेकार में बिताते थे और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी बुरी तरह से हिल गई थी। इसलिए खुद को समझाने के बाद एम्पायर अब हर प्रिंस को अपनी जागीर देता है और यह पक्का करता है कि उन्हें सही एजुकेशन मिले। तभी ऑस्कर सवाल करता है, लेकिन इससे इसका क्या कनेक्शन है? जिस पर नुआ बताने लगा, क्या तुमको नहीं लगता कि मुझे मिनिस्टर बनाना एजुकेशन से कहीं ज्यादा है? उसकी ऐसी बातों को अच्छे से समझने के बाद ऑस्कर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। यहाँ तक कि वहाँ पर बज रहे बैंड बाजे भी बंद हो जाते हैं, जबकि क्राउन प्रिंस का कहना है वह तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। उसकी इस बात पर नुआ कहता कि मुझे नहीं पता, अगर वह सिर्फ मुझ पर प्यार लुटा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर एक बटलर आते के साथ ऑस्कर के कान में कुछ कहना शुरू करता है, जो सब जानने के बाद ऑस्कर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, पर वो नुआ को बताना शुरू करता है। इनक्रेडिबल, तुम सही थे, मुझे एक ट्रांसजेंडर से रिपोर्ट मिली है जिसे मैंने खरीद लिया था। उससे मुझे मालूम हुआ है कि एम्परर कल सुबह की असेंबली में मुझे फाइनेंस मिनिस्टर प्रिंस बनाने की सोच रहे हैं। अब ये सुनकर नुआ हैरान होते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, एम्परर अल्बर्ट को बना रहे हैं। फिर यासिन अल्बर्ट की तरफ आ गया था, जो इस खबर से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। दूसरी तरफ ऑस्कर अपना वाइन का गिलास उठाते हुए कहा, खैर आज हम यहाँ तुमको सेलिब्रेट करने और तुम्हारे इंट्यूशन को टोस्ट करने के लिए हैं। जो सुनने के साथ नोवा ने अपना वाइन का गिलास ऑस्कर के गिलास से टकरा दिया था। फिर यासिन एक जगह की तरफ आ जाता है जहाँ पर काफी बड़ी आर्मी एक जगह पर एंटर करती है और उस जगह पर एक बंदा और कुछ सोल्जर थे जो किसी चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। इसी के साथ यासीन कट होकर एम्परर के पैलेस की तरफ आ गया था, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एम्परर को बता रहे थे, मुझे बताया गया है कि किड समेत 167 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका इरादा था कि वे एम्परर पर दबाव डालकर उन्हें गद्दी से हटा दे और जब आप एम्परर पद से हट जाएं तो क्राउन प्रिंस को गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। उन्होंने उसी साजिश को कबूल किया जिसका हमारी खुफिया इन्फॉर्मेशन में इशारा था। ये बात सुनकर एम्परर निराश होते हुए कहते कि वह मेरे 50 साल के रूल में 30 साल तक क्राउन प्रिंस रहा है, पर अब मुझे लगता है कि वह अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ध्यान रखें कि इस इंसिडेंट में क्राउन प्रिंस के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। ये बात सुनकर एम्परर कह रहे थे, मुझे पता है, मैं अल्बर्ट को कुछ भी नहीं करूंगा, साथ ही इस किड्स आदमी को फांसी दे दी जाएगी और बस बात ही खत्म हो जाएगी। वैसे ऑस्कर के साथ हुए इंसिडेंट का क्या हुआ? जिसके जवाब पर प्राइम मिनिस्टर बोले, मैंने अभी एक ट्रांसजेंडर को भेजा है जो ही साइनेस का दोस्त है। ऐसा लगता है कि ही साइनेस को हालात के बारे में पहले से ही पता था और ही साइनेस नोवा भी उन्हीं के साथ थे। जो सुनने के बाद एम्परर बोलते कि तो फिर वह नोवा ही होगा जिसे मेरे इरादे के बारे में पता चल गया। मैं जानता हूँ नोवा हमेशा की तरह कमाल का है, पर गिलबर्ट अच्छा नहीं है, अल्बर्ट अच्छा नहीं है, तो फिर कौन मेरे सक्सेसर बनने के लायक है? हेनरी, ऑस्कर, नोवा, उनमें से कोई भी चलेगा जब तक वह मेरे ट्रायल को पार कर सकते हैं। एपिसोड 7 द एम्परर्स विशेस। फिर इसके बाद यहाँ सीन कट होकर मिनिस्ट्री ऑफ जजमेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर विनी नुआ को बता रहा होता है, हमें पता चला है कि रेबिलियन की कोशिश में लीडर और उसके बाकी साथी शामिल हैं। जो सुनकर नोवा कहता है, और बेशक वह सभी लोग अल्बर्ट के लिए काम करते होंगे। फिर वो अपने मन में बोला। तभी विनी सवाल करता है, अब आप क्या करेंगे? ये बात सुनकर नोवा अपने मन में कहा कि यह तो नेचुरल रिएक्शन है, वैसे अल्बर्ट का इसमें हाथ था या नहीं ये तो इंपीरियल लॉ के तहत अगर इंपीरियल फैमिली का कोई मेंबर क्राइम करता है तो ऐसे रूल हैं जो ये पक्का करते हैं कि उनकी सजा हल्की हो, लेकिन इसमें सिर्फ एक छूट है। जिसके बाद हम नोवा के इमेजिनेशन वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ पर वो बता रहा था, इंसरेक्शन इंपीरियल फैमिली का कोई भी मेंबर जो इंसरेक्शन में शामिल होता है तो उसे कमर से आधा काट दिया जाता है, चाहे वह लीडर हो या उसका साथी। अगर उन्हें इस प्लान के बारे में पता होता और वे एम्परर को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो उन्हें भी यही सजा मिलती है। यह देखते हुए कि उनके इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्बर्ट को इसके बारे में पता ना हो, लेकिन क्राउन प्रिंस का इंसरेक्शन और एक्सक्यूशन, इसी वजह से यह काफी बड़ा घोटाला होगा जो एम्परर के फाउंडेशन को हिला देगा। जो सब सोचने के बाद वो विनी को बताना शुरू करता है, मुझे बताओ एम्परर ने इसके बारे में क्या कहा? जिस बात का जवाब देते हुए विनी बताता है, उन्होंने कहा कि रेलेवेंट लोगों को क्रिएट करो और इसमें शामिल लोगों को उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा कहता है कि अब मैं एम्परर के इरादे को समझ गया हूँ। ये बात सुनकर विनी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी नोवा कहा, अब मैं फैसला सुनाऊंगा। तभी यहाँ सीन कट होकर काफी बड़ी लाइब्रेरी की तरफ आ गया था, जहाँ पर एम्परर अपना काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पर नोवा को भी देख पाते हैं। तभी एम्परर सवाल करते हैं कि बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? जिस पर नोवा का कहना है, मैंने यह तय कर लिया है कि रेबिलियन को कैसे पनिशमेंट देनी चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से लीडर की कमर आधी काट दी जाएगी और उसके बाकी साथियों को मार दिया जाएगा। जैसे ही उन्हें पनिशमेंट मिलेगी उन्हें फांसी दे दी जाएगी। मतलब समझ रहे हो, मारने के बाद फांसी दे दी जाएगी। नोवा की ऐसी बातों को सुनकर एम्परर सोच में पड़ चुके थे, जबकि नोवा अपने मन में कह रहा था यह बात कि उन्होंने सिर्फ गिरफ्तार लोगों तक ही सीमित
रखा, इसका मतलब है कि अभी उनका अल्बर्ट को इसमें लाने का कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ लिस्ट में शामिल लोगों को ही सजा दी जाएगी। मैं उनकी मौत को साल के उस दिन तक टाल सकता हूँ जब सभी को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन माफिया ऐसी ही किसी चीज से अल्बर्ट का शामिल होना सामने आ सकता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उन्हें फांसी देनी होगी। ये सब इंपीरियल लॉ के दायरे में है। अगर आप लोगों को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मोटा मोटा इतना समझ लो कि जो अभी तक ये हमले हो रहे हैं इसमें अल्बर्ट का हाथ है, क्योंकि उसको यह मालूम हो चुका है कि अब पहले का जमाना नहीं रहा जहाँ पर क्राउन प्रिंस ही एम्परर बन सकता है, और एम्परर बनने की लिस्ट में नोवा, हेनरी और ऑस्कर शामिल हैं। इसलिए उसने रेबिलियन के साथ हाथ मिला लिया और इस चीज की खबर नोवा और एम्परर दोनों को ही है, लेकिन वो एक क्राउन प्रिंस है इसलिए एम्परर नहीं चाहते कि वो इसमें घसीटा जाए। नोवा की ऐसी बातों से एम्परर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। फिर वो क्रूज को बुलाते हुए बताना शुरू करते हैं नोवा ने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए उसकी एनुअल सैलरी में 1000 रान और जोड़ दो। जबकि नोवा अपने मन में कह रहा था यह कोई रिवॉर्ड के लायक काम नहीं है, पर मैं समझ गया एम्परर सच में अल्बर्ट को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ एम्परर नोवा के करीब आते हुए उस पर हाथ धरने के साथ कहते कि हमेशा की तरह शानदार नोवा, मेरी तुमसे उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, इसलिए ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। जो सुनने के साथ नोवा भी इससे काफी ज्यादा खुश हो चुका था। फिर वो निकल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंशन की ओर, जहाँ पर पहुंचने के साथ शर्ली काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि सामने की तरफ 2 सोल्जर मरे हुए थे और वो इसके बारे में नोवा को बताती है। जो सुनने के साथ नोवा घबराने के साथ तुरंत अपने करवास उतरते हुए एक सोल्जर के पास चला जाता है, पर नोवा को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये क्या हो गया। तभी दूसरा सोल्जर जो काफी ज्यादा इंजर्ड था वो खुद को संभालते हुए कह रहा था कि घुसपैठिया अभी भी अंदर हैं, पर काफी ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो तुरंत बेहोश हो चुका था। जो देखकर नोवा घबराते हुए शर्ली से कहना शुरू करता है हमें तुरंत मदद चाहिए, इसलिए मिलिट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से मेरे भाई से कहो। लेकिन वो एकदम से अपने मन में कहा लेकिन रुको, अभी इसके लिए समय नहीं है। फिर वो अपनी सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए बोला हमारे साथियों को इकट्ठा करो, मेरे अलावा मेंशन के अंदर या बाहर कोई ना आए, यहाँ तक कि दूसरे प्रिंस भी नहीं। और ये बात शर्ली अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फिर नोवा अपने मेंशन के अंदर की तरफ निकल जाता है, यहाँ तक कि वहाँ पर काफी सारे लाशें पड़ी हुई थी और कुछ लोग काफी बुरी तरह से इंजर्ड थे। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो नोवा को अपने सामने देखकर हैरान हो चुका था। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये वही बंदा है जो किसी चीज को लेकर रिसर्च कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नोवा भागते भागते कमरे के अंदर जाकर देखता है कि एक रेबल ने एक बंदे को जान से मार दिया। तभी उसकी नजर नोवा पर पड़ जाती है। फिर वो उसको जान से मारने के लिए आगे जाने लगा, पर नोवा ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे कट उस पर लगा देता है, जिसकी वजह से रेबल तड़पने लगा। उसी वक्त उसकी अचानक से रिंग ग्लो करने लगी, जिसमें से अजीब सा लिक्विड बाहर की तरफ आकर उसके मुंह में घुस जाता है। साथ ही नोवा कहा मैं तुम्हें सुसाइड नहीं करने दूंगा। जो सब कहने के बाद वो गिरकर बेहोश हो चुका। तभी वहाँ पर और भी ज्यादा रेबल्स आते हुए कह रहे थे हम तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन एकदम से उनकी नजर नोवा पर पड़ जाती है, जिसे देखकर अब वो हैरान हो गए क्योंकि उनको लगा नहीं था कि अभी भी कोई जिंदा बचा है, पर अब वो उसको निपटाने के लिए जाने लगे। इतने सारे रेबल्स को अपने सामने देखेकर नोवा भी कुछ देर के लिए हैरान हो चुका था, पर वो अपने सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उन सब पर एक स्लैश अटैक लगाने लगता है। जबकि बचे कुछ रेबल नोवा के स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्चा हम पर भारी कैसे पड़ सकता है, और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही नोवा अपने सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन पर काफी सारे कट लगा चुका, जिसके बाद वो अपनी रिंग का इस्तेमाल करते हुए उनके मुंह में वही लिक्विड ठूस देता है। और नोवा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रेबल्स जब मरने की कगार पर होते हैं तो वो खुद को ही मार लेते हैं ताकि कोई भी बंदा उनसे इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए, पर नोवा के रिंग की बदौलत वो उनको बेहोश कर पा रहा है। उसी वक्त वहाँ पर बिनी काफी ज्यादा हैरान होने के साथ वहाँ पर पड़ी उन बॉडीज को देखकर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने उन सबको बेहोश कर दिया। तभी नोवा यहाँ की सिचुएशन के बारे में उससे पूछता है, जिस पर वो बंदा बताने लगा आप हमारे गार्ड्स की कैजुअलिटीज देख सकते हैं और सभी रेबिलियन मारे गए। अब ये सुनकर नोवा को यकीन नहीं हो रहा था कि उन सभी को मार दिया गया, पर विनी इस बात से पूरी तरह से एग्री था। जबकि नोवा अपने मन में बोला उन्हें चुप करा दिया गया, दूसरे शब्दों में कहे ये क्राउन प्रिंस यानी अल्बर्ट के आदमी हैं। जिसके बाद वो अपने सोर्ड को अपनी तरफ पॉइंट करते हुए फिर वो गहरी गहरी सांस लेने के बाद ही खुद को हिट कर देता है। अपने सामने इस खौफनाक नजारे को देखकर विनी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि नोवा खुद को संभालते हुए कहता कि इन चारों ने मेरे साथ ऐसा किया, किसी प्रिंस को बुरी तरह से इंजर्ड करने की सबसे बड़ी सजा क्या है। जो सुनने के बाद विनी बताना शुरू करता है सभी केसेस में एग्जीक्यूशन और समरी जजमेंट द्वारा सजा दी जाती है। जो सब जानने के बाद नोवा बोला तो तुरंत ऐसा करो, जिसके बाद विनी वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद हम नोवा को देखते हैं जिसका इलाज चल रहा था, जहाँ पर गुड क्रो अपने साथियों के साथ नोवा का इलाज करने में कोई कसूर नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पर विनी आते के साथ नोवा से कहना शुरू करता है फांसी की पनिशमेंट दी जा चुकी है। जो सुनने के बाद नोवा बोलता है कि अच्छा अब ये सारा मामला
मामला खत्म हो गया। जिस बात का जवाब देते हुए विनी बताता है कि हिज हाइनेस, आप हमें हमेशा अमेज करते रहते हैं। दूसरी तरफ नोवा राहत की सांस लेते हुए अपने मन में बोला, कसम से एक गलती और पूरा एम्पायर बर्बाद हो जाता। ये क्राउन प्रिंस सच में एक नंबर का कमीना है। फिर हम इसके एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नोवा एम्पायर से मिलने के लिए आ चुका था। नोवा को अपने सामने देखकर एम्पायर कहते हैं कि तुमको यहाँ बुलाने के लिए माफ करना, और वैसे भी तुम कम इंजर्ड नहीं हो, साथ ही साथ फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर नोवा कहता है कि शुक्रिया योर मैजेस्टी, मैं अपनी नाकामी पर इससे ज्यादा शर्मिंदा नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद एम्पायर बोलते कि कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। फिर भी सोचिए, उन्होंने तुम्हारे जैसे काबिल पर्सन को चोट पहुंचाई, क्या वे सच में इतने काबिल थे? एम्पायर की ऐसी बातों को सुनकर नोवा कहता है कि मुझे लगा ही था वह यही पूछेंगे, और उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को देखते हुए शायद उनको इसके बारे में पहले ही पता है कि मैंने खुद को ही जख्म दिया है। जो सब सोचने के बाद वो एम्पायर को बताना शुरू करता है, मेरा मानना है कि स्ट्रेंथ सिर्फ सोर्स चलाने की स्किल पर डिपेंड नहीं करती। कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसकी दिमागी कमजोरी का फायदा उठाया जाए तो वह लड़खड़ा सकता है। ये बात सुनकर एम्पायर कह रहे थे, मैं समझ गया, और सच में मेरा एक अच्छा बेटा है, नहीं एक ऐसा बेटा जिसे मैं सभी को दिखाने में प्राउड फील करूंगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि वह समझते हैं कि मैंने इसे संभालने में कितना सोचा है। वहीं दूसरी तरफ एम्पायर का कहना है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे सभी बेटे तुम्हारे ही जैसे हों। वैसे क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चल सकते हो? फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर एम्पायर टहलते हुए नोवा को बताना शुरू करते हैं, क्या तुम जानते हो नोवा, जो एम्पायर ग्रेट लीडर के रूप में जाने जाते हैं उनमें से 10 में से 9 बाद में अपने स्टेटस को खराब कर लेते हैं। ये बात सुनकर नोवा काफी ज्यादा हैरान होने के साथ अपने मन में कहा, क्या वे क्राउन प्रिंस की बगावत की बात कर रहे हैं? वैसे भी हमारे एम्पायर ने इस सिटी को एक ऐसे सुनहरे दौर में पहुंचाया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इसी वजह से हिस्ट्री की किताबें में उन्हें जरूर एक ग्रेट लीडर बनाया जाएगा। लेकिन अगर वह बगावत सफल हो जाती तो वह कहते कि बुढ़ापे में बूढ़े हो गए हैं और अपने बेटे को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यह साफ है, एम्पायर को अब क्राउन प्रिंस पर भरोसा नहीं रहा। अब वह इस बारे में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि क्राउन प्रिंस को छोड़ने का काम ही उसके बाद के सालों में उसकी इज्जत खराब कर देगा। जो सब सोचने के बाद वो एम्पायर से कहता है कि योर मैजेस्टी, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं एक काम करना चाहता हूँ। आपने हेनरी, ऑस्कर और मुझे मिनिस्टर प्रिंस बनाया है, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में पहली बार हो रहा है तो मुझे डर है कि आगे चलकर इसके कुछ पहलुओं को ठीक से हैंडल नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आप हम सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी को अपॉइंट कर दे तो मैं इसकी तारीफ करूंगा। उसकी बात को समझते हुए एम्पायर कहे, क्या तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ रहे हो? जिसका जवाब देते हुए नोवा कहा, इस पे नोवा बताने लगा था, नहीं, एग्जाम्पल के लिए आप हम तीनों से ऊपर किसी को अपॉइंट कर सकते हैं जो हमारे सभी कामों को ऑर्डर में लाए। जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर प्रिंस नाम का नया रोल शुरू करने का प्रपोजल कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस के रोल को निभाएं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एम्पायर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और तुम्हारी इंजरी अभी तक हील नहीं हुई है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगे। उनको वहाँ से जाता देखेकर नोवा कहने लगा था, 3 साल का क्राउन प्रिंस, मैं समझ सकता हूँ कि मेरा भाई क्यों बेसब्र होने लगेगा। ऐसे में मैजेस्टी ही सारे फैसलों का आखिरी फैसला होगा, आपको बस उसे अपनी तरह बनने देना है। ये बात सुनकर एम्पायर वहीं पर रुकने के साथ कहते कि लेकिन फिर भी वह मिनिस्टर के ऊपर ही रहेगा, है ना? वैसे क्या होगा अगर प्राइम मिनिस्टर कोई जरूरी मामला टाल दे और वह मुझ तक कभी पहुंचे ही नहीं? जिसका जवाब देते हुए नोवा बताता है, इसे रोकने के लिए हर मिनिस्टर प्रिंस को सीधे अपील करने का राइट है। अगर हम सभी इस मामले में एक जैसा सोचते हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर को बाईपास करके सीधे आपसे अपील कर सकते हैं। नोवा की ऐसी बातों को सुनकर एम्पायर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि नोवा अपने मन में कहा, इससे क्राउन प्रिंस के पास कोई भी रियल पावर नहीं रह जाएगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइम मिनिस्टर प्रिंस के रोल में कोई दम है या नहीं, ये सिर्फ एक टाइटल होगा। दूसरी तरफ एम्पायर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम सही कह रहे हो, अगर ये काम करेगा तो यह सबसे अच्छी चॉइस होगी। यहाँ तक कि तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया नोवा, और इसे थ्रोन तक पहुँचा दिया जाएगा। एम्पायर की ऐसी बातों को सुनकर नोवा काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ एम्पायर आगे बढ़ते हुए नोवा पर अपना हाथ धरने के साथ कहे, ये वाकई अफसोस की बात है कि तुम्हारा जन्म पहले नहीं हुआ। उनकी इस बात पर नोवा अपने मन में कहता कि उन्होंने मेरा प्रपोजल तुरंत समझ लिया, इसी वजह से वह सच में एक ग्रेट लीडर कहलाने के लायक हैं। यहाँ तक कि बुढ़ापे में उनकी इज्जत खराब होने से बचाना ही यह पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि उनके लोग शांति से जिंदगी जी सकें। जबकि एम्पायर का कहना है, मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना ही होगा, ऐसे प्रपोजल के लिए पैसा इनफ रिवॉर्ड नहीं है। फिर वो क्रूज को बुलाते हुए बताना शुरू करते हैं, हम वोल्ट जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा एपिसोड 4 देखा है तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने उसमें एक बॉक्स का जिक्र किया था जो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इससे आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा कि ये लोग अब कहाँ जाने वाले हैं। फिर यहाँ सीन कट होकर एक चैम्बर की तरफ आ गया था जहाँ पर एम्पायर नोवा को यहाँ पर ले आए थे। साथ ही वो उसको बताते कि तुमने अपने ही जजमेंट से उस रिंग को ढूंढा था, है ना? तो मैं उस जजमेंट को काम करते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए अपने पसंद की कोई भी एक चीज सिलेक्ट करो। जिस पर एग्री करते हुए नोवा अपने लेवितान
की सर्च एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर ऐसे ही सर्च करने के बाद नोवा को वो चीज मिल जाती है। फिर वो उसकी तरफ जाने लगा, जो देखकर एम्परर भी हैरान हो चुके थे, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि नोवा इसी चीज को सेलेक्ट करेगा, जबकि नोवा उस बॉक्स को उठाने के साथ खोल चुका। तभी अचानक से उस बॉक्स के अंदर से फ्लेमिंग एनर्जी निकलते हुए नोवा को चारों तरफ से घेर लेती है। और इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है।